सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर, जो आपकी किताब का नाम है भौतिक भूगोल, उसका हम आज 5वां पार्ट पढ़ेंगे, भू संचलन यानी अर्थ मूवमेंट जो है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। भू संचलन ये पार्ट आपके आता है, इसमें से कई प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। जैसे पिछली बार ये पूछा गया था कि भ्रंश क्या है या वलन क्या है, इसके बारे में पूछा गया था। तो ये पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे देखें। पीछे के जितने भी वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे ज्योग्राफी की। इसके अलावा भी जैसे हिस्ट्री के पेपर या हिस्ट्री के जो प्रश्न है वो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। हिंदी के जो वीडियो जितने भी है, जैसे क्वेश्चन बैंक है, मॉडल पेपर है, या जैसे पाठ है, जो सारे पाठ है वो आपको हिंदी की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। जनरल हिंदी के जनरल हिंदी में मिलेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोस आपकी सहायता अवश्य करेंगे। और यदि आपको ऐसा लगता है कि चैनल से आपकी मदद हो रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि जब भी वीडियो बनता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस पार्ट को देख लें। क्योंकि आज आप बीए फर्स्ट ईयर में है, कल आप बीए सेकेंड ईयर में होंगे, फाइनल में होंगे, तो हम अलग अलग जो क्लासेज है वो सारी कक्षाएं आपको मिलती रहे और हमारा भी जो हौसला है वो इसी प्रकार बढ़ता रहे, आपको नए नए वीडियोज उपलब्ध करवाते रहें। तो इसी प्रकार और इसी ध्यान को रखते हुए आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलते हैं आज के पाठ की तरफ और देखते हैं कि भू संचलन क्या है। देखिए, भू संचलन है जो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के अध्ययन से उसके अंदर और बाहर जो परिवर्तन मिलते हैं, वो परिवर्तन दो तरह के होते हैं। एक तो पृथ्वी के अंदर परिवर्तन होते हैं, पृथ्वी के अंदर परिवर्तन होते हैं जिनको हम अंत्य परिवर्तन कह सकते हैं, और जो बाहर परिवर्तन होते हैं उसे बहिर परिवर्तन कह सकते हैं। तो दो तरह के परिवर्तन होते हैं। तो दो तरह के परिवर्तनों को दो भागों में, दो तरह के परिवर्तन, एक तो दीर्घकालिक होते हैं, एक आकस्मिक होते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों में कुछ तो लंबे समय से होते हैं, यानी लंबे समय तक इकट्ठा होते 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 एक दिन विस्फोट होता है। और कुछ जो परिवर्तन होते हैं एकदम आकस्मिक हो जाते हैं, अल्पकालिक होते हैं, कुछ समय के लिए यानी कुछ सेकंड के लिए होते हैं और फिर वो शांत हो जाते हैं। तो दीर्घकालिक परिवर्तन क्या है? दीर्घकालिक परिवर्तन यानी इतनी मंद गति से होते हैं कि मनुष्य को उसका आभास ही नहीं होता। जैसे पर्वतों का निर्माण होना, ये सब क्या है? दीर्घकालिक प्रक्रिया है। आकस्मिक परिवर्तन क्या है? आकस्मिक परिवर्तन कुछ सेकंड या मिनट में ही हो जाते हैं। जैसे ज्वालामुखी का निकलना, भूकंप का आना, ये सब क्या है? आकस्मिक परिवर्तन है। और भूतल पर परिवर्तन लाने वाले बलों के आगमन के दो स्रोत होते हैं। भूतल पर यानी पृथ्वी पर जो परिवर्तन लाने वाले हैं, पृथ्वी पर कोई अगर चेंज होता है तो वो चेंज दो तरह से होता है, दो तरह के बल काम करते हैं। एक तो अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल। अब क्या है कि जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे टिप्पणी लिखिए, उसमें अंतर्जात बल नाम दे दिया या बहिर्जात बल नाम दे दिया। तो इन दोनों में से सबसे पहले हम अंतर्जात बल का अध्ययन करेंगे। अंतर्जात बल ही है सबसे ज्यादा, और बहिर्जात बल तो सिर्फ और सिर्फ हमें देखना है। बाकी अंतर्जात बल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्जात बल क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बल अंतर्जात बल कहलाते हैं। ये परिभाषा हो गई। आंतरिक भाग से कोई भी बल उत्पन्न होता है तो वो अंतर्जात बल होता है। और इस बल से पृथ्वी में दो तरह के संचलन उत्पन्न होते हैं, एक तो क्षैतिज और एक लंबवत। यानी एक तो ये लंब के आकार का होता है, एक क्षैतिज होता है, यानी पृथ्वी के क्षैतिज में समानांतर होता है। तो ये लंबवत और क्षैतिज दो तरह के परिवर्तन होते हैं। भूतल पर तरह तरह के उच्चावचों का निर्माण और विकास होता है। इन परिवर्तनों से जैसे पर्वत बनना, पठार बनना, मैदान बन जाना, घाटियां बन जानी, भ्रंश बन जाना, ये सब भूकंप और ज्वालामुखी की क्रियाएं भी अंतर्जात बल के ही परिचय। अंतर्जात बल से पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारी की सारी क्रियाएं किस बल से होती है? अंतर्जात बल से होती है। अंतर्जात बल जो है तीव्र, अंतर्जात बल का जो विभाजन है वो अलग अलग भागों में किया गया है, अलग अलग तरह से किया गया है। जैसे तीव्रता के आधार पर, तीव्रता अर्थात जैसे जिसमें कितनी गति है, गति के आधार पर अंतर्जात बल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक तो आकस्मिक संचलन और एक पटल विरूपणी संचलन। आकस्मिक तो आकस्मिक होता है, पटल विरूपणी होता है वो धीरे धीरे होता है। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से संचलन को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो महादेशीय संचलन और एक पर्वत निर्माणकारी संचलन। तो एक तीव्रता के आधार पर हो गया, एक क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर हो गया। क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर एक महादेशीय संचलन होता है, एक पर्वत निर्माणकारी संचलन होता है। तो इनको जब हम पढ़ते हैं, तीसरा जो परिवर्तन होता है वो दिशा के आधार पर होता है।
दिशा के आधार पर एक तो ऊपरी मुखी संचलन होता है, एक अधोमुखी संचलन होता है। तो ऊपरी मुखी संचलन क्या है? इस संचलन के कारण महाद्वीपों में दो तरह के उत्थान होते हैं। प्रथम वर्ग में महाद्वीपीय भाग या उनका कोई भाग अपनी समीपी सतह से ऊंचा उठ जाता है, इसे उत्थान या उभार कहते हैं। ऊपरी मुखी का अर्थ आप समझ रहे हैं, यानी इसमें क्या होता है, किसी महाद्वीप का भाग है वो ऊपर उठ जाता है, या अपनी समीपी सतह, जैसे ये सतह है तो सतह से थोड़ा ऊपर उठ जाता है, तो ये क्या है? ऊपरी मुखी संचलन है। एक अधोमुखी संचलन है, तो अधोमुखी संचलन में बैठ जाता है। जैसे इस संचलन के कारण महाद्वीपीय भाग में दो तरह के दशाव होते हैं। इसमें दो तरह के दशाव, दो तरह के गड्ढे बन जाते हैं। एक तो होता है अवतरण गड्ढा और एक होता है निमज्जन। अवतरण गड्ढा क्या होता है? अवतरण गड्ढा वो होता है कि स्थानीय या प्रादेशिक रूप से अपने समीपी सतह से नीचे धंस जाता है। जैसे ये समीपी सतह है, इससे थोड़ा ये यहां से नीचे हो गई, यहां से, तो ये क्या हो गया? अवतलन, अवतलन संचलन है। निमज्जन संचलन क्या है? स्थल खंड सागर तल से नीचे चला जाता है तथा जलमग्न हो जाता है, इस क्रिया को निमज्जन कहते हैं। कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निमज्जन किसे कहते हैं? स्थल खंड जब है, यानी पृथ्वी का जो पृथ्वी तल है वो सागर से नीचे चला जाता है, समुद्र में चला जाता है और जलमग्न हो जाता है, तो इस क्रिया को निमज्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? निमज्जन कहते हैं। इसके अलावा पर्वतीय संचलन होता है। पर्वतीय संचलन क्या है? पर्वतीय संचलन को का जो उत्थान है वो किससे हुआ है? यानी ओरोजेनेटिक शब्द से हुआ है, जिसमें ओरोज यानी OROJ, ओरोज प्लस जिसका ओरोज का अर्थ होता है पर्वत, और जेनेसिस जिसका अर्थ होता है उत्पत्ति। तो कहने का अर्थ है कि ओरोजेनेटिक शब्द का अर्थ क्या हो गया? पर्वत की उत्पत्ति, और दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ये इसे संक्षिप्त रूप में परिवर्तन बल या परिवर्तन कहते हैं। पर्वतीय बल या परिवर्तन बल कहा जाता है। इसमें इस प्रकार के होते हैं बल। देखिए, एक तो संपीड़नात्मक बल होता है पर्वतीय संचलन। जब बल आमने सामने से काम करता है तो संपीड़न होने लगता है, और इससे संपीड़नात्मक बल, कम संपीड़न मतलब कंप्रेस होना, उसको दबाना। आमने सामने काम करता है जब एक दूसरे को दबाने का प्रयास करता है, तो संपीड़नात्मक बल होता है। एक होता है वलन। वलन का तो होता है, जैसे यूं कह सकते हैं, गोल हो जाना, लहरनुमा मोड़ पड़ जाना। चट्टानों में जो लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, इस तरह के मोड़ों को वलन कहा जाता है। इस तरह के मोड़ों को क्या कहते हैं? वलन कहते हैं, जिसको हम फॉल्ट कह सकते हैं। अब वलन क्या है? और भी जैसे मन अपनति और अभिनति होती है। वलन के कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। ऊपर उठे भाग को तो अपनति कहते हैं, नीचे धंसे भाग को अभिनति कहते हैं। ये ध्यान रखना। देखो, अपनति और अभिनति। वलन होता है, जैसे मान लो कहीं से भी, जैसे या तो धंसा ऊपर हो जाता है या नीचे हो जाता है। तो वलन में जो भाग ऊपर उठता है, ऊपर उठता है, वो तो अपनति हो गया। क्या हो गया? अपनति हो गया। और जो भाग नीचे धंस जाता है वो अभिनति हो गया। अपनति और अभिनति होते हैं। इसके अलावा देखिए, इस पार्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है नति या नमन या डिप। ये क्या है? परतदार या रूपांतरित चट्टानों के स्तर प्राय क्षैतिज तल के सहारे कुछ अंश का कोण बनाते हुए क्षैतिज रेखा के साथ झुके रहते हैं। इस तरह के झुकाव को स्तर का नति या डिप कहते हैं। यानी वो पूरा गिरता नहीं है पूरा। जैसे ये जमीन है, जमीन पर कुछ अंश का ये कोण बनाए रखता है, तो यहाँ के बीच में ये जमीन है, यानी ये यहाँ पर वो टिका हुआ नहीं है, तो ये क्या है? नति है। नति का मतलब झुकाव होता है। नतिलंब क्या है? देखिए, नति के साथ समकोण बनाने रेखा को उस झुके हुए स्तर पर नतिलंब कहते हैं। जैसे ये जो झुका हुआ स्तर, इस पर जो समकोण बना रही है, उस रेखा को नतिलंब कहते हैं। ये सदैव नति जो सदैव 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये तो अपन देखते ही हैं कि लंब है तो वो 90 डिग्री का कोण है। अपनति देखिए, नतिलंब अपनति अंतर्जात बल के कारण क्षैतिज संचलन द्वारा चट्टानों के स्तरों में सिकुड़न के कारण उत्पन्न वलन का जो भाग ऊपर उठ जाता है उसे अपनति कहते हैं। अपनति की बात आ गई। जो भाग ऊपर उठ जाता है, वलन के कारण जो ऊपर उठ जाता है, वो अपनति हो गई। नति कोण के आधार पर अपनति को दो भागों में बांटते हैं। नति को भी दो भागों में। जब नति का कोण बहुत कम होता है, न्यून होता है, तो उसे साधारण या मंद अपनति कहते हैं। अर्थात कम कोण वाली जो होती है उसे तो मंद अपनति कहते हैं। और इसके विपरीत जब कोण अधिक होता है तो उसे तीव्र या खड़ी अपनति कहते हैं। इस तरह की अपनति की नति 40 से 90 डिग्री तक होती है। 40 से लेकर के 90 डिग्री तक का जहाँ कोण बनता है तो वहां क्या होता है? अपनति होती है। अभिनति क्या है? देखिए, क्षैतिज संचलन द्वारा उत्पन्न वलन का जो भाग नीचे मुड़कर धंस जाता है उसे अभिनति कहते हैं। वही अपनति ऊपर उठावा, जो अभिनति नीचे झुकावा। ये हमें ध्यान रखना है। अब वलन क्या है? वलन के कितने प्रकार देखिए। वलन को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो सम्मित वलन, असम्मित वलन, एक दिगंत वलन,
समनत वलन और परिवलित वलन। इस प्रकार के ये मोड जो होते हैं, फोल्ड्स जो होते हैं, वो इस प्रकार के होते हैं। एक तो सम्मित होता है जिसमें समान होता है, सम्मित का अर्थ होता है साधारण प्रकार के वलन जो सम्मित वलन कहलाते हैं। सम्मित वलन वो दोनों भुजाओं का झुकाव बराबर होता है, दोनों भुजाओं में जो झुकाव होता है वो बराबर होता है। असम्मित वलन इस तरह के वलन की दोनों भुजाओं में असमानता होती है। एक साधारण भुजा झुकाव वाली होती है, एक भुजा साधारण झुकाव वाली होती है, तो दूसरी भुजा है छोटी होती है और इसका झुकाव अधिक होता है। तो एक में तो साधारण झुकाव होता है, एक में साधारण से अधिक होता है, तो वहां पर असम्मित हो जाता है। एक दिग्नत या एक दिगंत वलन, जब किसी वलन की एक भुजा का झुकाव साधारण तथा दूसरी भुजा का झुकाव समकोण बनाते हुए होता है तथा ढाल एकदम खड़ा होता है, उसे एकनति या एक दिग्नत वलन कहते हैं। एक दिग्नत वलन का अर्थ है कि वो क्या होता है, उसका झुकाव जो होता है साधारण तथा एक भुजा का तो साधारण होता है, दूसरी भुजा का झुकाव है वो समकोण बनाता है, तो वो एक दिगंत होता है। समनत वलन क्या है, दोनों दिशाओं से क्षैतिज संचलन के कारण समान संपीड़न के कारण वलन की दोनों भुजाएं समान रूप से झुक जाती है। जब वलन की दोनों भुजाएं समान रूप से झुक जाती है, दोनों एक दूसरे के समीप आकर के दोनों भुजाएं समानांतर हो जाती है, तो इस तरह के वलन को समनत वलन कहते हैं। इस तरह के वलन जैसे मान लो यहाँ है, ये जो भुजा है ये झुक गई, झुक करके इस प्रकार हो गई। अब क्या है कि ये दोनों समानांतर हो गए, दोनों क्या हो गए, समानांतर हो गए, तो इस प्रकार वो समनत वलन होता है। समनत वलन के अलावा है आपके परिवलित वलन। परिवलित वलन क्या है, जब क्षैतिज संचलन अत्यधिक तीव्र होता है तो अत्यधिक संपीड़न के कारण इतना अधिक वलन हो जाता है कि वलन की दोनों भुजाएं परस्पर समानांतर होती हुई क्षैतिज दिशा में चली जाती है। तो परिवलित वलन वो होता है जब संपीड़नात्मक के कारण अधिक संपीड़न बढ़ जाता है, तो वो क्या होता है कि दोनों भुजाएं जो होती है वो समानांतर होती हुई आगे एक क्षैतिज दिशा में बढ़ती जाती है। एक होता है प्रतिवलन, अत्यधिक संपीड़न के कारण जब वलन की एक भुजा दूसरी भुजा पर उलट जाती है तो वो प्रतिवलन होता है। एक भुजा दूसरी भुजा पर आ जाती है तो वो प्रतिवलन हो जाता है। अवनमन वलन, अवनमन वलन में देखिए जब किसी वलन की अक्ष और क्षैतिज तल के समानांतर नहीं होकर उसके साथ कोण बनाते हैं तो उसे अवनमन वलन कहते हैं। ये एक जैसे अवनमन वलन को यदि हम देखें तो ये है कोई चीज, जैसे ये अपनी पृथ्वी है, यहां से एक कोण बनता है, ये अवनमन कोण है। क्या है, अवनमन कोण है। जैसे ये आगे बढ़ी हुई है तो देखिए इसमें और इसमें ये कोण है कि नहीं है, समान ये। तो इस प्रकार क्या है कि अपप्रति में उसके साथ समानांतर नहीं होकर के कोण बनाती है। पंखा वलन देखिए जब एक वृत्त वलन की वृत्त अपनति और अभिनति में कोई छोटी छोटी अपनतियां मिलती है तो उसे वलन को पंखा वलन, यानी बहुत सारी जैसे पंख की ताड़ियां होती है उसी प्रकार बहुत सारे वलन है उसमें मिल जाते हैं और वो पंखा वलन हो जाता है। बंद वलन क्या है, देखिए बंद वलन जब भुजाओं के बीच का न्यून कोण होता है तो उसे बंद वलन कहते हैं। जब भुजाओं के बीच में न्यून कोण होता है, जैसे ये भुजा है, ये न्यून कोण है, इसका मतलब क्या है, बंद वलन है। खुला वलन क्या है, खुला वलन जब किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होता है, तो वहां पर जब भुजाओं के बीच का कोण अधिक कोण होता है तो उसे वलन या खुला वलन वो है। जैसे मान लो ये है, यहां से हम कोण बनाते हैं तो ये पूरा यहां तक बन जाता है तो भी अच्छा है, अधिक कोण बन जाता है, यानी ये 90 है, 90 के बाद में जितने भी जो ये कोण बनते हैं तो खुला वलन कहलाते हैं। अब पढ़ते हैं भूपटल विहंग। विभंग क्या, विभंग मतलब टूटना। भूपटल में पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा एक दल के सहारे चट्टानों के स्थानांतरण को भूपटल विभंग कहा जाता है। अब भूपटल विहंग के बारे में देखिए, एक भ्रंश क्या है वो इंपॉर्टेंट है। भ्रंश क्या है, भ्रंश जिसको फॉल्ट कहते हैं, तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहते हैं। इसमें क्या होता है, संचलन होता है और पृथ्वी के एक ही तल में होता है, लेकिन चट्टानें जो होती है स्थानांतरित हो जाती है और इन स्थानांतरण से जो खाली जगह बनती है वो भ्रंश कहलाता है। विभंग तल के सहारे गति होती है जिससे भ्रंश का निर्माण होता है। तो इसका मतलब भ्रंश का निर्माण करने वाला कौन है, भ्रंश तल है, विभंग तल है। भ्रंश लंबवत हो सकता है, झुका हो सकता है, क्षैतिज हो सकता है। कहने का अर्थ है भ्रंश है वो कैसा भी हो सकता है, वक्राकार हो सकता है या किसी भी रूप में हो सकता है। ये इसकी भ्रंश की परिभाषा है, विशेषताएं हैं। भ्रंश उत्पन्न करने वाला संचलन क्षैतिज, लंबवत या किसी भी दिशा में काम कर सकता है। सामान्य रूप से भ्रंश संचलन एक बार में कुछ मीटर तक हो सकता है। भ्रंश वास्तव में भूपटल के निर्बल क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, यानी जो भ्रंश है
वो कहाँ आता है, जो भूपटल का निर्बल क्षेत्र है वहीं पर आता है। भ्रंश से संबंधित कुछ जैसे पारिभाषिक शब्द है विभंग तल या भ्रंश तल। विभंग तल वह तल होती है, वह सतह होती है जिसके सारे संतुलन होने से चट्टानों का स्थानांतरण, चट्टानों का स्थानांतरण तो होना ही है भ्रंश में। भ्रंश नति क्या है, देखिए भ्रंश तथा क्षैतिज के बीच का जो कोण है उस कोण को विभंग तल की नति कहा जाता है। भ्रंश और क्षैतिज तल, इनके बीच में जो कोण बना है उस कोण का जो तल है उसे क्या कहते हैं, नति कहते हैं या भ्रंश नति कहते हैं। उत्क्षेपित खंड क्या है, देखिए भ्रंश की तल के दूसरी ओर के खंड की अपेक्षा ऊंचे भाग को उत्क्षेपित खंड अथवा ऊर्ध्वपात खंड कहा जाता है। इसके अलावा है अधक्षेपित खंड, ऊपर उठे हुए खंड की अपेक्षा निचले खंड को अधक्षेपित खंड कहा जाता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्क्षेपित कहते हैं और नीचे जो खंड है उस खंड को क्या कहते हैं, अधक्षेपित कहते हैं। शीर्ष भित्ति क्या है, भ्रंश की ऊपरी दीवार को शीर्ष भित्ति या ऊपरी भित्ति, भ्रंश की जो ऊपर की दीवार होती है उसे शीर्ष भित्ति कहते हैं। पाद भित्ति क्या है, भ्रंश की निचली दीवार को क्या कहते हैं, पाद भित्ति कहते हैं। भ्रंश का कगार क्या है, अर्थात इसका तट क्या है। भ्रंश के कारण स्थलीय सतह पर निर्मित खड़े ढाल वाले किनारे को भ्रंश कगार कहते हैं। भ्रंश कगार क्या है, जो भ्रंश के कारण स्थलीय जो सतह है, इस सतह पर जो गड्ढा बना हुआ है उस गड्ढे के अलावा जो सीधा जो यानी उससे जुड़ने वाला, जमीन से जुड़ने वाला जो किनारा होता है उस किनारे को क्या कहा जाता है, भ्रंश कहा जाता है। भ्रंश कितने प्रकार के होते हैं, देखिए एक तो सामान्य भ्रंश होता है। सामान्य भ्रंश में क्या होता है, चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण उसके दोनों खंड जब विपरीत दिशाओं में सरक जाते हैं तो उन्हें सामान्य भ्रंश कहा जाता है। दोनों जो भ्रंश है अर्थात दोनों जो चट्टाने हैं, एक चट्टान की दो चट्टाने हुई और दोनों चट्टाने हैं वो अलग अलग दिशाओं में गति करती है, इसका सामान्य भ्रंश है। व्युत्क्रम भ्रंश क्या है, जब चट्टानों में दरार पड़ जाने से चट्टान के दोनों खंड आमने सामने से खिसकते हैं तो निर्मित भ्रंश को व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। वो क्या है कि जैसे मानो चट्टान में दरार पड़ गई, दरार पड़ने से वो दो भाग हो गए, अब दोनों भाग क्या है, आमने सामने से खिसकते हैं, एक इसके सामने से खिसकता है एक इसके सामने से, दोनों की दिशा विपरीत होती है तो वहां पर क्या होता है, व्युत्क्रम भ्रंश हो जाता है। इसके अलावा भ्रंश का प्रकार है पार्श्वीय या नतिलंबी समर्पण भ्रंश। नतिलंबी, क्षैतिज दिशा में संतुलन होने से जब भ्रंश तल के सारे क्षैतिज गति होती है तो उसे पार्श्वीय भ्रंश या नतिलंबी भ्रंश कहते हैं। इसके अलावा सोपानी भ्रंश, सोपान का मतलब सीढ़ी होता है। जब किसी भूभाग में कोई भ्रंशन का इस तरह निर्माण होता है कि सभी भ्रंश तल के ढाल को एक ही दिशा में हो तो सोपानी या सीढ़ीदार, यानी क्या है कि जब जितने भी भ्रंश बने हैं वो उनकी दिशा एक है तो इसका अर्थ है कि वो सोपानी या सीढ़ीदार भ्रंश है। भ्रंश घाटियां देखिए, भ्रंश घाटियां कौन कौन सी है। श्रिफ्ट घाटी, किसी स्थान पर जो दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे धंस जाता है और एक बेसिन या घाटी का निर्माण हो जाता है तो उसे रिफ्ट घाटी कहते हैं। रिफ्ट घाटी क्या है, दो भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे धंस जाता है, ये भ्रंश है। ये क्या है कि यहां से नीचे धंस गया, यहां से क्या हुआ, नीचे धंस गया और इस प्रकार ये घाटी बन गई। क्या बन गई, घाटी बन गई और इस घाटी को क्या कहा जाता है, रिफ्ट घाटी कहते हैं। रिफ्ट घाटी में देखिए राइन नदी की रिफ्ट घाटी एक प्रमुख रिफ्ट घाटी है जो कि बशेल और विज्जेन नगरों के बीच में 320 किलोमीटर की लंबाई तथा 32 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली। ये घाटी है वो 320 किलोमीटर तो लंबी है और 32 किलोमीटर है वो चौड़ी है। संसार की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी वह है जो कि जॉर्डन नदी की घाटी लाल सागर के बेसिन में होती हुई जेम्बज नदी के तट पर जेम्बज नदी तक 4800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ये जो रिफ्ट घाटी है, जॉर्डन नदी की जो रिफ्ट घाटी है वो कितनी लंबी है, 4800 किलोमीटर। इसके अलावा देखिए दक्षिण कैलिफोर्निया की जो डेथ वैली है जिसको मृत्यु घाटी कहते हैं, इस तरह का ग्रीवोन है और इसका प्रमुख उदाहरण। एशिया का मृत सागर रिफ्ट घाटी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसकी तली सागर से 866.93 मीटर नीचे है। तो इसका अर्थ है कि ये सागर तली से नीचे है। भारत में नर्मदा नदी की घाटी को रिफ्ट घाटी का उदाहरण बताया। भारत में कौन सी नदी की घाटी को बताया जाता है, नर्मदा की नदी को, परंतु यह विषय क्या है, विवादास्पद है। रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ परिकल्पनाएं हैं, देख लीजिए। रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाओं में पहली परिकल्पना है तनाव मूलक परिकल्पना। कौन सी है,
तनाव मूलक परिकल्पना, दूसरी संपीड़नात्मक, तीसरी है तनाव मूलक परिकल्पना। तो तनाव मूलक और ये दो तरह के संपीड़नात्मक, दो तरह की परिकल्पनाएं, इनको देखते हैं। तनाव मूलक क्या है? भूपटल पर चट्टानों में तनाव के कारण दो खंडों में विपरीत दिशा में खिसकने के कारण उनके बीच का भाग जब सरक जाता है तो इस स्थान का निर्माण होता है और इसे रिफ्ट घाटी कहते हैं। इनका कहने का अर्थ है कि रिफ्ट घाटी क्या है? रिफ्ट घाटी क्या है? इसमें क्या होता है कि दो एक चट्टान होती है या भूपटल पर दो चट्टानें होती है, उन चट्टानों में तनाव के कारण होता है खंड विपरीत दिशा में खिसकने लगते हैं और उनके बीच में जो भाग सरक जाता है, बीच में से जो भाग सरक जाता है, ये है, जैसे मान लो ये क्या है कि इस प्रकार इसके बीच में जो ये भाग है, ये भाग जब टूट जाता है, रिक्त स्थान हो जाता है, तो इसे रिफ्ट घाटी कहते हैं। अब रिफ्ट घाटी की भी कई आलोचनाएं हैं। देखिए रिफ्ट घाटी की क्या आलोचनाएं हैं। रिफ्ट घाटी की आलोचनाओं में है सबसे पहले कि भूपटलीय चट्टानों के नीचे रिक्त स्थान नहीं होता है। ये कहते हैं कि रिक्त स्थान होता है, जबकि आलोचक कहते हैं रिक्त स्थान नहीं होता है, अतः बीच वाले चट्टानी भाग को नीचे सरकने में कठिनाई होगी। आकस्मिक घटना के रूप में रिफ्ट घाटी के समय ज्वालामुखी का उद्गार हो सकता है, परंतु यह सदैव आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनेक गहरी रिफ्ट घाटियों में ज्वालामुखी क्रिया के कोई लक्षण या प्रमाण नहीं मिलते। कुछ ऐसी घाटियां, रिफ्ट घाटियां बनी हुई है जिनमें भूकंप भी नहीं आया और वहां पर वो घाटी भी बन गई। यदि तनाव द्वारा विस्तार के कारण रिफ्ट घाटी का निर्माण होता तो लावा का निकलना बंद नहीं होता। उन्होंने कहा है कि अगर मान लो इन्होंने कहा है कि भाई रिफ्ट घाटी का निर्माण है, अगर होता तो क्या होता, लावा है वो निकलना बंद नहीं होता, लावा निकलता ही रहता। संपीड़नात्मक परिकल्पना क्या? देखिए संपीड़नात्मक परिकल्पना के प्रतिपादक है जैसे वेलेंड, बेलीविसिस, वारेन डी स्मिथ और ब्लाड वेटलैंड, ये है। और इस परिकल्पना के अनुसार रिफ्ट घाटियों का निर्माण तनाव द्वारा नहीं होकर के गहराई वाले दाब के कारण होता है। संपीड़नात्मक परिकल्पना कहती है संपीड़न के कारण उत्क्रम भ्रंश के सहारे किनारे वाले खंड ऊपर की ओर सरकते हैं, इन्हें अधिक्षेपण रिफ्ट ब्लॉक कहते हैं। ऊपर की ओर सरकने वाले क्या कहलाते हैं? अधिक्षेपण ब्लॉक कहलाते हैं। और इसी तरह ऊपर उठते हुए किनारे के कारण उत्पन्न दबाव के फलस्वरूप बीच का भाग नीचे की ओर जाता है। जब जो भाग नीचे की ओर जाता है उसे रिफ्ट ब्लॉक कहा जाता है। यह रिफ्ट ब्लॉक ऊपर की ओर संकरा होता है तथा नीचे की ओर क्रम से चौड़ा होता जाता है। ऊपर उठी हुई इन किनारों वाली दीवारों से चट्टानों के टुकड़ों का सर्पण होता है। इस कारण उठी हुई दीवारें सामान्य ब्रश के समान लगती है, जो कि सोपानाकार होती है। वास्तव में ये ब्रश है उत्क्रम ब्रश होता है। ये उत्क्रम ब्रश का उदाहरण है। ब्लाड क्या कहता है? देखिए इसके बारे में ब्लाड मोदे ने क्या कहा है? ब्लाड मोदे ने कहा है कि सन 1933-34 में गुरुत्व सर्वेक्षण के समय रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति से संबंधित एक नए विचार दिया था और इन्होंने बताया कि रिफ्ट घाटी का रिफ्ट ब्लॉक गुरुत्व के कारण मेहराब के की स्टोन के सामने नीचे नहीं रह सकता, नीचे नहीं सरक सकता। अतः रिफ्ट घाटी का निर्माण केवल दोनों पार्श्वों में से संपीड़न द्वारा हो सकता है। रिफ्ट घाटी का निर्माण ब्लाड के अनुसार एक बार के नहीं हो जाता, वरन कई क्रमिक अवस्थाओं में होता है। यानी रिफ्ट का जो है निर्माण है वो कई अवस्थाओं में होता है। इसके अलावा अपन पढ़ रहे थे अंतर्जात, ये बहिर्जात बल है। बहिर्जात बल क्या है? यदि अंतर्जात बल भूतल पर असमानता और विषमताएं उपस्थित करता है तो बहिर्जात बल क्या होता है? इस भूषण पर उत्पन्न जितनी भी विषमताएं हैं उन विषमताओं को दूर करने का प्रयास करता है। तो बहिर्जात बल है वो दूर करने का प्रयास करता है। इस तरह बहिर्जात बल समतल स्थापक होता है, समतल पर होता है, नीचे नहीं होता। यदि अंतर्जात बलों द्वारा भूपटल पर विषमताओं का सर्जन अचानक हो जाता तो बहिर्जात बलों को दूर करने के लिए दीर्घ काल तक प्रयास करना पड़ता। बहिर्जात बलों का भूपटल पर प्रमुख कार्य अनाच्छादन का होता है, उगाड़ने का होता है। और अनाच्छादन के अंदर अपक्षय और अपर्दन की क्रियाएं भी सम्मिलित होती है। अपक्षय के अंदर क्या होता है? चट्टानों का विघटन और वियोजन उसी स्थान पर होता है। और इस अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों का विघटन और वियोजन उसी स्थान पर होता है। इन विखंडित पदार्थों का परिवहन नहीं होता। अपक्षय के कार्य में क्या होता है? ताप, वर्षा का जल, तुषार, वनस्पति, जंतु, मानव का हाथ, ये होते हैं। और अपर्दन के अंतर्गत क्या होता है? चट्टानों का टूटना फूटना, काटने से लेकर कटना, उनके परिवहन को सम्मिलित करना, जैसे परिहिमानी, नदी, हिमनदी, पवन, भूमिगत जल, सागरीय लहरें अपर्दन द्वारा चट्टानों को कुरेद कर उन्हें अपर्दित करती रहती है। तो इस प्रकार ये था भूसंचलन, जो कि अंतर्जात और बहिर्जात भूसंचलन था। धन्यवाद आप सभी को, आपने बिल्कुल सीरियस होकर के सुना और मैं उम्मीद करता हूं कि ये पाठ जरूर आपकी मदद करेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।